सकते हो 3 साल से इसमें काम कर रहे हैं। हमारा मिशन जो है रेनफेड किसानों को कम से कम 10 कुंटल उपज लाने के लिए मदद करना। यदि हम लोग इसको माइक्रोगेशन में यूज़ करते हैं और 10 कुंटल भी उपज आता है, 10 कुंटल भी उपज आता है तो वर्ल्ड का एवरेज से भी ज़्यादा आएगा। वर्ल्ड का एवरेज है 791 किलो, तो ये 10 कुंटल भी कपास आता है पर एकड़ में तो 815 किलो रुई पर हेक्टर की मिलती है, जो वर्ल्ड कॉटन के एवरेज से ज़्यादा है। पौधे की संख्या होगी 10,890 हो जाएगी, 4/सवा पे 8,712 हो जाएगी, 3/आधा पे 19,997 हो जाएगी और 3/1 पे 14,520, करीबन 15,000 पौधे इसमें लग जाने वाले हैं। ये देखिए कॉटन क्रॉप बिल्कुल यूनिफॉर्म अंडर ट्री फर्टिगेशन, पहले पिकिंग को, दूसरे पिकिंग को, तीसरे पिकिंग को बोल साइज सेम रहेगा। लेकिन रेनफेड कॉटन में या जैसे हम लोग 2 बार फर्टिलाइजर करेंगे बाद में फर्टिलाइजर नहीं देंगे, तो जैसे हम लोग पिकिंग आगे बढ़ेंगे तो उसका बोल का वेट कम होती जाएगा, बोल का साइज कम होती जाएगा आपका। जैसे उसको न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो उसका बोल साइज का साइज भी कम हो जाएगी और बोल का वेट भी कम होती जाएगा। आवाज़ नहीं आ रही। नमस्कार। किसान भाइयों का आवाज़ कितना जोर से है। नमस्कार। लगता है सबका भोजन नहीं हुआ है, फिर आवाज़ नहीं आ रहा है। नमस्कार। ये हुई ना बात। मित्रों, हम कल से कपास के बारे में बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं। सीआई ने मुझे यहाँ पर आपसे संवाद साधने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। अतुल गणात्रा जी का, हमारे गिरीश भाई का, जिन्होंने लगातार फॉलोअप करते रहे कि आप लोग आ रहे कि नहीं, आ रहे कि नहीं। हमने उनसे वादा किया हम लोग आएंगे जरूर। मुझे बड़ी खुशी हुई है और हो रही है कि 10 राज्यों में जहाँ से भी कपास हो रहा है सभी वहाँ से किसान यहाँ पर आए। मैं सरप्राइज़ वगैरह उड़ीसा से भी किसान यहाँ पर आए, जहाँ पे पहले उड़ीसा में करीबन 1.5 लाख हेक्टर का एरिया था, कई साल में 1,70,000 का हुआ, अभी 2,05,000 हेक्टर पे कपास उड़ीसा में हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उड़ीसा के फार्मर भी यहाँ पर आए। हमारे मित्र भागीरथ जी है यहाँ पर आए, उनके साथ में हम लोग करीबन 3 साल से काम कर रहे हैं। डॉक्टर माही साहब के साथ में हम लोग करीबन 35 साल से काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर BD जड़े करीबन 35 साल में कपास में काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मेरा वीडियो भी और यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो भी देखे होंगे, ट्विटर पे है, व्हाट्सएप पर है, लिंक्डइन पर भी है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारी जानकारी हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। ये फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीआई का एक्सपेक्टेशन है कि किसानों का कपास का उपज बढ़े ताकि उनको काफ़ी अच्छा मुनाफा मिले, जो रिटर्न्स जो मिल रहे हैं। करीबन ये 4-5 साल से हम लोग देख रहे हैं भागीरथ जी कि कपास ऐसा ही है कि फसल है पूरे हमारे भारत में, ऐसा ही कि फसल है कि जिसका एरिया कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग हो रहा है, कंसिस्टेंटली। जो 130 लाख हेक्टर से 127 लाख हुआ, 125 लाख हुआ, 122 लाख हुआ और लास्ट ईयर में 113 लाख हुआ और इस साल वो तो 100 पे सिमटने वाला है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी नहीं है। उसी तरह हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होती जा रही है। और हमारी इंडिया में जो भी कपास की खेती हो रही है वी शुड एक्सेप्ट कि बहुत सारी खेती जो है वो ट्रेडिशनली है। केवल किसान सीड की डिमांड करते हैं या किसी इंसेक्टिसाइड बाउल मॉलिक्यूल की डिमांड करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका एग्रोनॉमी ठीक से समझना चाहिए, जहाँ पे लैकिंग है। ये तुम लोग अभी गिरीश जी मुझे बता रहे थे कि आपको कितना समय चाहिए। मैंने बोला जब बोले आप बोले स्टॉप, मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे बात करने की आदत है। करीबन कपास पर बात करने के मुझे 3 घंटा तो चाहिए कम से कम समझाने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग है ये।
यदि ट्रेनिंग चाहते हो तो इस तरह से समझना पड़ेगा। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये एजुकेशन नहीं है, दिस इज ट्रेनिंग। और आधा घंटे में समझाना बड़ा मुश्किल काम है मुझे लिए। ये मुझे मेरी एसिड टेस्ट होगी। तो फिर मैं कोशिश करूँगा, जो आप देख रहे हैं बार बार, कि मैं 30 मिनट में समझने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप उधर से मुझे बताइए स्टॉप, मैं रुक जाऊँगा। पहले मैं जिस संस्थान से आया हूँ थोड़ी सी जानकारी उनके बारे में देना चाहूँगा। वे आर नंबर 1 इन माइक्रो इरिगेशन, जो मई साहब बात कर रहे थे कि कपास का यदि उपज बढ़ाना है तो हमें माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, हम लोग प्रोसेसिंग में भी है, हम लोग फ्रूट प्रोसेसिंग करते हैं, स्पाइस प्रोसेसिंग करते हैं, वेजिटेबल डिहाइड्रेशन भी करते हैं। वे आर नंबर 1 इन मैंगो प्रोसेसिंग। As like we are number 1 in micro irrigation, we are number 1 in mango processing, we are number 1 in tissue culture banana production। मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आम की प्रोसेसिंग करते हैं हम लोग। सूक्ष्म सिंचाई का भी पूरे विश्व में हम लोग 1 नंबर है। टिश्यू कल्चर के पौधे बनाते हैं हम लोग, केला के और अमरूद के पौधे बनाते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सर राजस्थान नंबर 1 पर है अभी अनार में, सबसे ज़्यादा एडप्शन हो रहा है। महाराष्ट्र में एरिया डिक्लाइन हो रहा है तो राजस्थान में बढ़ रहा है, गुजरात बढ़ रहा है, और हम लोग वेजिटेबल डिहाइड्रेशन में नंबर 2 पर है। ये हमारी विशेषताएं है। हमारी बाकी एक्टिविटीज़ जो है, देखिए आप, वी आर मल्टीनेशनल कंपनी। हमारा एग्जिस्टेंस करीबन 22 देशों में है, और 22 देशों में हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है। हम लोग 140 देशों में हमारा प्रोडक्ट बेचते हैं। पूरे भारत में 16 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हमारी है, और हमारी सभी एक्टिविटी जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। माइक्रो इरिगेशन में सभी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। एक भी ऐसा कोई प्रोडक्ट हम लोग मार्केट से एक्सेस नहीं करते। ऑटोमेशन में भी करते। हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी है। टिश्यू कल्चर का बिजनेस है। प्रिसीजन फार्मिंग जैसे पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, शेडनेट हाउस, ये भी हम लोग देते हैं। फूड प्रोसेसिंग में है। सोलर पावर जनरेशन में भी हम लोग है। सोलर पंपिंग में एग्रीकल्चर सोलर पंप्स राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में, एमपी में हम लोग दे रहे हैं। हमारा 22 एकड़ का R&D फार्म है एग्रीकल्चर फार्म। 20 to 100 एकर्स का एक ही जगह पर विश्व का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फार्म है। और हमारा खुद का भी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाकर ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट का हेड भी मैं हूँ। सभी किसान यहाँ पर, सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप लोग सभी आइए। हमारा R&D फार्म जो है, जब एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, करीबन विश्व की पूरी जो नई टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर हाईटेक, जैसे माइक्रो इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, टिश्यू कल्चर है, और प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर है, सोलर बेस्ड प्रोडक्ट्स है, और अभी जो नया इशू चल रहा है AI का, IoT टूल्स और AI, इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तो किसानों को कहना चाहूँगा कि जो हम लोग किसान लोग खेती कर रहे हैं, कि उन्होंने समझना ये चाहिए कि एग्रीकल्चर है साइंस है। ये दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि किसान ये समझ नहीं रहे कि कृषि ये विज्ञान है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि ट्रीट योर फार्मिंग एज ए बिजनेस। ये लाइवलीहुड का साधन नहीं है भागीरथ जी। दिस इज़ नॉट फॉर लाइवलीहुड। ये लाइवलीहुड का साधन नहीं है, ये बिजनेस समझिए इसे। जैसे हमारे बीच CI के मेंबर्स बैठे हैं, डायरेक्टर्स है, उनका बिजनेस है। उनका बिजनेस प्रॉफिट में कैसा होना वो सोचते हैं, लेकिन हमारे किसान उसके बारे में कभी क्यों नहीं सोचते हैं। ये बिजनेस करके सोचिए, फिर आपको अपने आप आपको प्रॉफिट मिलेगा। फिर क्रॉप का सिलेक्शन, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज़ करना, ये बराबर आप समझ जाएंगे। इसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी जो है उसको स्वीकारना पड़ेगा आपको। और दुर्भाग्य से कह रहा हूँ कि कभी किसान कोई भी फसल लगाता है, उसमें सारी इनपुट यूज़ करता है, वो सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हार्मोन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन, जो भी इनपुट यूज़ करता है, उनकी इनपुट यूज एफिशिएंसी जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग में, पारंपरिक खेती में केवल 30 से 35% ही है। हमें प्रोडक्शन कम क्यों मिल रहा है? किसानों को प्रोडक्शन कम क्यों मिलता है? क्योंकि उनकी इनपुट यूज एफिशिएंसी जो है 30 से 35% ही है। यदि हम लोग हर इनपुट जो है प्रिसाइजली यूज़ करते हैं,
उसकी एफिशिएंसी 90% से ज़्यादा मिलती है, तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूँ आपको कि आपका प्रोडक्शन दुगना से ज़्यादा हो जाएगा आपका। लास्ट लाइन जो है वो इंटरेस्टिंग है भागीरथ जी। एट प्रेजेंट फार्मर्स आर यूजिंग हाईटेक एग्रीकल्चर विद द ट्रेडिशनल मेथड। पारंपरिक पद्धति से नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने की कोशिश हमारे किसान कर रहे हैं। Do you think so? कॉटन इज ए कैश क्रॉप? आपको लगता है क्या भागीरथ जी, बताइए मुझे, कॉटन क्रॉप ये कैश क्रॉप है क्या? नहीं, सभी किताबों में पहली लाइन यही होती है, कॉटन इज ए कैश क्रॉप। और दुर्भाग्यवश कॉटन को किसानों को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको कैश क्रॉप कैसे कहेंगे? इफ यील्ड इज लो देन हाउ इट विल बी द कैश क्रॉप। लास्ट लाइन लिखिए, लाल लाइन जो है वो, क्यों हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है एकड़ में? 4 से 5 क्विंटल पर एकड़, कि जिससे ज़्यादा प्रोडक्ट मिल सकता है उसे, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है उसमें? तो हमारा मिशन ही चल रहा है, आपको पता है भागीरथ जी, हम तो 3 साल से इसमें काम कर रहे हैं। हमारा मिशन जो है रेनफेड किसानों को कम से कम 10 क्विंटल उपज लाने के लिए मदद करना। नहीं हमको सीड बेचना है, ना हमको फर्टिलाइजर बेचना, ना कुछ बेचना है हमको, फिर भी किसानों को, हम लोग रेनफेड फार्मर को 10 क्विंटल उपज कैसे लाया जाए उसको, इसकी मदद करना। दूसरा, जिसके पास इरिगेशन सोर्सेस अवेलेबल है, इरिगेटेड कॉटन करना चाहता है, तो उसको करीबन 25 क्विंटल्स पर एकड़ या 20 क्विंटल पर एकड़ उसको लाने के लिए मदद करना। यह हमारा उद्देश्य है, हमारा हेतु है, हमारा मिशन है। यह हमारा कॉटन मिशन 1.0 है। दिस इज इनिशिएटिव ऑफ जैन इरिगेशन। ये देख सकते हैं आप, हमारे मिशन का ये एक फसल भागीरथ जी भी इसको विजिट कर चुके हैं। 25 एकर्स का फील्ड था ये। सभी टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में अवेलेबल है उसको हमने यूज़ किया था। ये इंडिया का, मैं यहाँ पर मैं स्टैटिस्टिक्स छोड़ देता हूँ आपके लिए, लेकिन बताना चाहूँगा कि इंडिया में 10 राज्यों में कपास की खेती हो रही। सभी पूरे राज्यों में नई किस्म के कपास की खेती होती नहीं है। तो नॉर्थ जोन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। सेंट्रल जोन में गुजरात, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश है। और सदर्न जोन में आपका उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। छत्तीसगढ़ में वो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं सर, उसका फिगर ही नहीं कही छत्तीसगढ़ में। अभी तो कोई हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं आया उसका। ठीक है, उसको भी ऐड करेंगे हम लोग 11वें स्टेट के हिसाब से। तो ये स्टैटिस्टिक्स छोड़ देता हूँ अभी, कौन से राज्यों में कितना हो रहा है सबको पता है, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि पूरे हमारे यहाँ कपास इरिगेटेड कॉटन कहाँ पर कितना है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो नॉर्दर्न जोन जो है, जहाँ से ये हमारे भागीरथ चौधरी आए हैं नॉर्थ जोन से, वो 95% से ज़्यादा कपास तो इरिगेटेड कॉटन है वहाँ पर। और हम लोग बात करते हैं कि महाराष्ट्र में इरिगेशन का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, इसलिए हमारा प्रोडक्शन कम है। लेकिन दोनों चीज़ें देखते हैं तो जहाँ पे इरिगेशन 95% से भी ज़्यादा है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा है? शाह साहब, भागीरथ जी ज़रा सोचिए, जहाँ पे 95% से ज़्यादा कपास इरिगेटेड कॉटन है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों नहीं है? फिर ये बताइए ना मुझे, समझाइए। दूसरा, जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी चाहिए उतनी है। तो ये हाँ जी, यस। तो ये साइक्लिक वेटिंग एंड ड्राइंग जो है, फ्लड इरिगेशन में ज़्यादा पानी देने से हमारे किसान के मन में गलतफहमी ये है कि बहुत ज़्यादा पानी दिया, बहुत ज़्यादा उर्वरक का उपयोग किया तो बहुत ज़्यादा उपज मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्लड इरिगेशन में जो साइक्लिक वेटिंग एंड ड्राइंग जो है, ज़मीन बहुत गीली होना और सूखी हो जाना, इसमें ऑप्टिमम मॉइस्चर जो है, पर्याप्त मात्रा नमी हमेशा मेंटेन नहीं रहती, इसलिए हमको उपज नहीं मिलता उसमें। जो सेंट्रल जोन जो है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में
आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश गुजरात में करीबन 40% से ज़्यादा इरीगेटेड कॉटन है और महाराष्ट्र में 8% करीबन इरीगेटेड कॉटन है। सदर्न पार्ट में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में 18% है, कर्नाटक 13% है और तमिलनाडु में करीबन 35% इरीगेटेड कॉटन है। ये वर्ल्ड का, इंडिया का और महाराष्ट्र का स्टैटिस्टिक्स है। ये करीबन अपडेटेड ही है। लास्ट ईयर महाराष्ट्र का 39.6 लाख हेक्टर एरिया का कपास का था और हमारी महाराष्ट्र की प्रोडक्टिविटी जो है 323 किलो रुई पर हेक्टर की है और सीड कॉटन में कन्वर्ट करते हैं इसको तो 4.5 क्विंटल। दिलीप बाबू ज़रा देखिए ज़रा, ये आपके लिए आई ओपनिंग है जो बात कर रहे हैं ना आप, ये इसको कंपेयर कीजिए आप कभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया जो है महाराष्ट्र का है और प्रोडक्टिविटी करीबन 323 किलो पर हेक्टर की है लैंड की, और सीड कॉटन में कन्वर्ट करते 4.5 क्विंटल ही पर एकड़ का। यदि हम लोग इसको माइक्रोगेशन में यूज़ करते हैं और 10 क्विंटल भी उपज आता है, 10 क्विंटल भी उपज आता है तो वर्ल्ड का एवरेज से भी ज़्यादा आएगा। वर्ल्ड का एवरेज है 791 किलो, तो ये 10 क्विंटल भी कपास आता है पर एकड़ में तो 815 किलो रुई पर हेक्टर की मिलती है, जो वर्ल्ड कॉटन के एवरेज से ज़्यादा है। 15 क्विंटल हम लोग सेट कर रहे हैं 20 क्विंटल का। 20 क्विंटल में देखेंगे तो कितना आएगा, करीबन 1719 करीबन स्टेट वर्ल्ड एवरेज से दुगना ज़्यादा आएगा। ये हमारा महाराष्ट्र का कॉटन मैप है। ये सीनेरो है। रेनफेड कॉटन का एवरेज 3 से 4 क्विंटल है, अंडर फ्लड इरिगेशन 8 से 10 क्विंटल है और अंडर ड्रिप इरिगेशन 15 से 20 क्विंटल का है। ये कंस्टेंट है। ये सभी हमें प्रोडक्शन कम क्यों मिल रहा है? पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लैक ऑफ नॉलेज, कि बहुत सारे किसान 50 साल से भी ज़्यादा साल से कपास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब कपास का सीजन आता है ना तो 3 ही सवाल पूछते हैं हमें, भाई कौन सी लगाना है कपास, कौन सा अंतर रखना है और कौन सा उर्वरक देना है, कितना देना है और कौन सा छिड़काव करना है। इसके से बाहर निकलते नहीं हो। हर साल सीजन आता है कपास का लगाने का और ये सवाल हमेशा पूछते हैं। कितने फ़ोन आते हैं मुझे रोज़, कौन सी लगाऊँ, कौन सी वैरायटी लगाऊँ, कौन सा अंतर पे लगाऊँ, कितना अंतर रखूँ, कितना बोरी उर्वरक डालूँ और कौन सा छिड़काव करूँ। भाई 50 साल से तो कपास कर रहा है, चारों ओर देखेंगे तो कपास ही लग रहा है महाराष्ट्र में हमारे यहाँ, तो फिर भी वही सवाल पूछते हैं। तो इसका मतलब है कि कपास की जानकारी हमें अभी तक नहीं मिली है और हमारे पास मोबाइल है, केवल गुड मॉर्निंग गुड नाइट के लिए नहीं है। ये तो आपके पास ऐसा टूल है कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप विदिन सेकंड आपको मिल सकती है। करीबन 379 वैरायटी मार्केट में है कपास की, 379, लेकिन दिमाग में एक वैरायटी बैठ गई तो उसके पीछे ही भागते हैं कि बाकी वैरायटी उपज देंगी नहीं, ऐसा क्यों लगता। इसलिए वैरायटी के पीछे मत जाइए, उसकी एग्रोनॉमी का प्रैक्टिस से समझिए कि क्या कैसे लगाना है। क्योंकि कपास की वैरायटी जो मार्केट में 2 टाइप की है, एक फैलने वाली है और एक ग्रोइंग है, सीधा बढ़ने वाली। आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आपका टारगेट यील्ड क्या है, ये समझ के आपको सिलेक्ट करना है। आपको पीछे जाना है। रेनफेड कॉटन जो है वो अनटाइमली सोइंग होता है क्योंकि मानसून उसके हाथ में नहीं है। तीसरा जो लैंड प्रिपरेशन की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हमारे किसान, जो ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, इजराइल में लैंड प्रिपरेशन बहुत केयरफुली करते हैं। सीड बेड प्रिपरेशन जो है हमारे यहाँ इतना तो खेत में जाते ही नहीं किसान, तो ट्रैक्टर हायर किराए से करते हैं ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर किराए वाला ट्रैक्टर जो रात में उसका लैंड प्रिपरेशन रात को कर देता है, चाहे वो रोटावेटर हो, चाहे प्लॉइंग हो, चाहे हरो हो, लेकिन ठीक से नहीं होता। जो फसल आपके खेत में 6 महीने से ज़्यादा रहने वाली है तो उसको लैंड प्रिपरेशन अपने स्वयं देखना चाहिए उसको। यू ब्रिंग योर सॉइल एट वेरी फाइन टिल्थ, ज़मीन भुरभुरी बनाइए,
क्योंकि जो भी इनपुट यूज़ करने वाले ज़मीन में यूज़ करने वाले हैं, और कपास की जड़ें भी जो ज़मीन में अंदर जाने वाली है। ज़मीन यदि सख्त है तो ज़मीन की जड़ें, कपास की जड़ें जो है वो ज़्यादा गहरी जाने वाली नहीं है। तो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है ये यही से शुरू होता है मित्रों, ध्यान में रखिए। गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो ज़मीन से शुरू होती है। उसमें आपके पास ज़मीन तो बदल नहीं सकते आप, लेकिन जो ज़मीन है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण करना जरूरी है। बहुत सारे किसान मिट्टी का परीक्षण नहीं करते। मिट्टी के परीक्षण के अनुसार ही आपको उर्वरक कितने देना है ये पता चलता है। इसके बाद में इरिगेशन फैसिलिटी मैंने बताया, रेनफेड ज़्यादा फार्मिंग है। कॉटन कल्टीवेशन जो है कि हमारे पास करीबन 70-80% जो है लाइट एंड मार्जिनल सॉइल है। और कितना खाद देना है, कौन से समय पे देना है, ये इस बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भागीरथ जी है। क्योंकि हम लोग बोलते बेसल डोज देना चाहिए और किसान देता है 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 20-25 दिन के बाद। और हमारे यहाँ पे इतने सारे एक्सपोर्ट हो गए एग्रीकल्चर में, क्या बताऊँ मैं आपको। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ये जो कंसल्टेंट है या हाफ नॉलेज वाले लोग हैं, किसानों को बहुत मिसगाइड करते शाह जी। रूट्स जो है कपास के ज़मीन में जाने वाले हैं अंदर। अब महीना में के 1 महीने के बाद अभी उर्वरक डालेंगे ज़मीन के ऊपर, क्या नीचे जाएंगे क्या वो? तो रूट जोन में ही उर्वरक देने ही चाहिए। और सबसे पुअर एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, जो एग्रोनॉमी की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, पुअर एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस में आपका वैरायटी का सिलेक्शन है, स्पेसिंग है, उसका इरिगेशन मैनेजमेंट है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, प्लांट प्रोटेक्शन है, ये सभी चीज़ें, यूज़ ऑफ हार्मोन्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये सही समय पे होना चाहिए। कौन से समय में देना चाहिए जानकारी होनी चाहिए। हार्मोन्स का उपयोग करना है मुझे, मेपिक्वाट क्लोराइड का उपयोग करना है कब, लेकिन कब करना चाहिए ये तो जानकारी होना चाहिए कि नहीं। यदि उसका समय चूक गया, गलत हो गया, तो उसका फ़ायदा होने से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होने वाला है। ध्यान में रखिए, ये ध्यान में रखिए हमेशा। और पेस्ट एंड डिसीजेस का बहुत अटैक, जो पहले हम लोग जैसे बोलगा टेक्नोलॉजी आई तो जो बोलवर्म थे उसका प्रॉब्लम कम हो गया, लेकिन सकिंग पेस्ट जोरदार हो गया। लेकिन 2014 से, जैसे 2013 में गुजरात में PBW का इंसिडेंस नोटिस में आया, और 2013 से PBW गुलाबी सुंडी और रस चूसने वाले कीट दोनों का प्रकोप बढ़ गया। दोनों में पेस्टिसाइड का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया। और क्लाइमेट चेंज, ये तो सबको हम लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जो यील्ड आया, जैसे कल प्रसाद साहब बोल रहे थे, 13 से 15% डैमेज जो है पिंक बोलवर्म से हुआ, लेकिन बाकी डैमेज जो है, जो 76 लाख बेल्स कम हुई, उसका रीज़न बाकी क्लाइमेट चेंज का है। तो क्लाइमेट में फ्लक्चुएशन टेम्परेचर है, क्लाउडी वेदर है, साइक्लोन है, हेलस्टॉर्म है, अनसीजनल रेन्स है, और वेरिएशन इन ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हम लोग प्री मानसून कॉटन में काम करें करीबन 35 साल से काम करते, करीबन 95 में इस काम शुरू किया था भागीरथ जी। 95 में प्री मानसून कॉटन शुरू किया था, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन सबको समझना चाहिए, जैसे ही पिंक बोलवर्म का अटैक शुरू हुआ तो हम लोग प्री मानसून कॉटन जो है, जो पहले 20 मई से कहते थे, जो हम लोग उसका पीरियड जो है एक्सटेंड किया, और फर्स्ट वीक ऑफ जून से हम लोग बोलते हैं। प्री मानसून का मतलब ऐसा मत सोचिए सर कि मई महीने में लगाना चाहिए। बारिश गिरने से पहले 1 दिन भी कपास जब लगाते हैं ना, पहले बारिश गिरने से पहले 1 दिन भी जो कपास लगेगा वो कौन सा कपास बोला जाएगा? प्री मानसून ही बोला जाएगा। तो राइट टाइम जो है कपास लगाने का जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून है। ये टेम्परेचर टॉलरेट करता है, ये 40 डिग्री टेम्परेचर भी टॉलरेट, हमारे यहाँ 45 डिग्री में भी कपास लगता है, अकोला में भी लगता है। हाई टेम्परेचर रिस्पॉन्स करता है कपास। लेकिन जैसे जून का फर्स्ट वीक आता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तकरीबन 38-40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, उस समय में कपास लग सकता है अच्छे तरह से। जिसको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो भाई इरिगेशन का सोर्स चाहिए, तो जिसके पास इरिगेशन है तो मई महीने में या जून के फर्स्ट वीक में वाटर सोर्स जो भी है आपके पास, उसमें पानी की लेवल बहुत कम रहती है। मानो आपका 5 HP का पंप है और 1 ही घंटा चलता है,
1 घंटे 5 HP का पंप जो है बड़ी मुश्किल से 18 से 20 हज़ार लीटर पानी देगा। उन्हें 2 टैंकर पानी देगा, 2 टैंक 10,000 के। उसमें यदि मैंने 6,000 पौधे लगाए कपास के, 7,000 लगाए, तो 2 एकड़ 3 एकड़ कपास लग जाएगा। लेकिन फ्लड इरिगेशन करना चाहोगे 2 टैंकर पानी से, कपास अकोला की ज़मीन है, वरुड़ अमरावती की ज़मीन है, तो 5 एकड़ भी कपास लगने वाला है नहीं उसमें। तो इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा एडॉप्शन महाराष्ट्र में, नहीं पूरे भारत में कह रहा हूँ, जितनी भी सारी फसल है सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन का एडॉप्शन जो है वो कपास क्रॉप में है। सबसे ज़्यादा एडॉप्शन टपक सिंचाई का जो है वो कपास क्रॉप में है, महाराष्ट्र में 5,82,000 हेक्टेयर पर सबसे ज़्यादा। ये 5 एकड़ में भी कपास लगेगा नहीं आपका। तो पानी कितना चाहिए? केवल आधा से 1 लीटर। उसका जो कपास का जो जर्मिनेशन होने के लिए जो पानी की ज़रूरत है, ज़्यादा जब चाय पीने की जो प्लेट आती है ना आपकी, शाहजी चाय पीने की प्लेट कितना बड़ा होता है, उतना ही एरिया गीला हो जाएगा तो कपास का जर्मिनेशन आराम से हो जाएगा, अंकुरण आराम से हो जाएगा, उसका अंकुरण आराम से हो जाएगा। और अंकुरण के लिए केवल 500 ml से लेकर 1 लीटर पानी की ज़रूरत है। मतलब 20,000 लीटर पानी आपके पास में यदि है तो 20,000 प्लांट्स यू कैन प्लांट। इन नटसेल आई विल टेल यू। तो पैराडाइम शिफ्ट क्या करना चाहते हैं हम लोग? क्या कहना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा उपज चाहिए। भागीरथ जी, पैराडाइम शिफ्ट क्या करें? इसमें हम चाहते हैं कि आप जो भी रेनफेड फार्मर है उसको फार्म पॉइंट प्रोविजन कीजिए, और फार्म पॉइंट जो है, फार्म पॉइंट से आप कपास की खेती कीजिए, तो इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, प्लांट पॉपुलेशन। 2 कंसेप्ट है इसमें, HDPS आ रहा है और नॉर्मल प्लांटिंग है। तो पॉपुलेशन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सिलेक्शन ऑफ वैरायटी चॉइस, रेनफेड की वैरायटी अलग होना चाहिए, इरिगेटेड की वैरायटी अलग होना चाहिए। तीसरा जो सिलेक्ट ऑफ स्पेसिंग, जो अगेन वैरायटी आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, इरिग ग्रोइंग यूज़ कर रहे हैं या फैलने वाली वैरायटी यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए स्पेसिंग अलग होना चाहिए। और बार बार कर रहे हैं हम लोग कि प्लांटिंग आप फ्लैट लैंड पे मत कीजिए कपास की खेती। कपास का प्लांटिंग जो है रेज बेड के ऊपर ही किए। हमारा पहला ट्रायल भागीरथ चौधरी साहब पहले आए थे, हमने फ्लैट लैंड पे भी कपास लगाया था, रेज बेड भी लगाया था विदाउट मल्चिंग, और रेज बेड विथ मल्चिंग। तीनों प्लॉट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बिल्कुल अपनी आंखों से देख लो। नंबर ऑफ बोल का वेट, वीड का पॉपुलेशन, सब देख लेंगे, पेस्ट का इन्फेस्टेशन, इतना सारा हमने नोटिस किया। सबसे बढ़िया रिजल्ट जो मिले थे, रेज बेड विथ मल्चिंग फिल्म, ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन। मल्चिंग फिल्म का हमने इंट्रोड्यूस किया। बैलेंस न्यूट्रिशन में हम लोग किसान ये सोचते हैं कि 2 महीने के बाद उसका कपास को खाद उर्वरक देने ही नहीं चाहिए। इसमें देयर इज लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो हम लोग शेड्यूल क्या होना चाहिए हम बताएंगे आपको। एडॉप्शन ऑफ ड्रिप फर्टिगेशन, टपक सिंचाई केवल पानी देने का साधन नहीं है, उसको हार्डवेयर करके यूज़ मत कीजिए, उसको टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए आप। ड्रिप इरिगेशन इज नॉट ओनली फॉर एप्लीकेशन ऑफ वाटर, यू शुड बी ऑलवेज कपल विद द वाटर सिल्वर फर्टिलाइजर। इसका हमेशा पानी के साथ में घुलने वाले उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। और नीड बेस्ड हार्मोन्स 3-4 टाइप के हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, और IPM कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं पेस्ट और डिसीज के लिए। ये है रेज बेड विथ मल्चिंग जो हम लोग चाहते हैं। HDPS में भी आप रेज बेड का उपयोग कीजिए। हमने आपको पहले ही बताया था भागीरथ जी, HDPS में भी आप रेज बेड के ऊपर प्लांटिंग सजेस्ट कीजिए, बेड के ऊपर ही, ताकि जो एक्सेस रेन है या लो रेन से इसकी समस्या ही कम हो जाएगी। इस टाइप का होना चाहिए। जैसे आपको HDPS करना है तो हमने क्लोज स्पेसिंग भी किया है HDPS के लिए, देखिए वॉल भी क्लोज लगाए हैं। ये HDPS का फील्ड है,
जब हम अकोला साइड में विजिट करने आए थे, शायद में आपका ही खेत का फील्ड होगा, देख सकते हैं आप, HDPS में हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कपास का। इसकी जो पॉपुलेशन जो है 90 बाय 15 सेंटीमीटर है, 3 फीट बाय आधा फीट। इसमें संख्या कितनी हो रही है? 29,977। बहुत सारे किसानों को पौधे की संख्या निकालना नहीं आता है। यहाँ पे जितने सारे किसान बैठे हुए हैं, करीबन 95% से ज़्यादा किसान, मैं कहता हूँ भागीरथ जी, 95% से ज़्यादा किसान यहाँ जो बैठे हुए हैं, इनको पौधे की संख्या कैसे निकाली जाती है मालूम नहीं है। बताइए, किसी को पूछिए, बताइए मुझे, मैं स्पेसिंग देता हूँ आपको एक स्पेसिंग देता हूँ, मुझे संख्या बताइए, ठीक है? आज जो आपको सुविधा जो लगे वो, ठीक है? 1.2 मीटर बाय 30.30 मीटर। अच्छा, तो पौधे की संख्या जो है, 1 एकड़ का जो क्षेत्र होता है वो 40,560 स्क्वायर फीट पर एकड़ होता है, या 4047 स्क्वायर मीटर पर एकड़ होता है। 4047 स्क्वायर मीटर पौधे की जो स्पेसिंग जो है, चाहे मीटर में हो या फीट में हो, अब मीटर में हो तो उसको डिवाइडेड बाय मीटर से कीजिए, और या फीट में है तो 40,560 डिवाइडेड बाय आपका जो अंतर जो है, रो टू रो डिस्टेंस कितना है और पौधे से पौधा अंतर कितना है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है बस। ये फॉर्मूला आपको सभी फसल के लिए चलेगा, सभी फसल के लिए। ये रेज बेड विथ मल्चिंग फिल्म का है, कॉटन। सीड रेट वेरी करेगा आपका कौन सी वैरायटी यूज़ कर रहे हैं और सीड का साइज़ कितना है। बोल्ड सीडेड है तो सीड का क्वांटिटी ज़्यादा लगेगा। HDPS में आपको 6 से 8 पैकेट्स लगने वाले, सीड का साइज डिपेंड करता है उसके ऊपर। अभी बहुत सारे जगह पे ज़मीन बहुत सख्त हो गई है, तो इसलिए हम लोग सब सॉइलर रेकमेंड कर रहे हैं। जहाँ पे बहुत भारी मिट्टी है, मोट क्ले ज़्यादा है, क्ले परसेंट ज़्यादा है मिट्टी में, तो ज़मीन बहुत हार्ड हो गई है। रोटावेटर जो है 6 इंच से ज़्यादा ज़मीन गहरा अच्छा कल्टिवेट नहीं कर सकता। 6 इंच के नीचे हार्ड पैन बन गया है साहब। आप देखिए, आप खेत में जाकर देखिए, 6 इंच के नीचे जो है हार्ड पैन बन गया है। पहले बारिश जब आता था तो ज़मीन में पानी का संग्रहण होता था। अभी तो 1-2 बारिश के बाद ही पानी से खेत से बाहर निकलने लग गया है, क्योंकि ज़मीन बहुत सख्त हो गई, पानी नीचे संग्रहण हो ही नहीं रहा है। इसीलिए सब सॉइलर का उपयोग करना चाहिए। ये रोटावेटर है। फिर बाद में हम लोग को रिकमेंड करते हैं कि 75 mm से ज़्यादा इरिगेशन हो जाए, रेनफॉल हो जाएगा, तभी रेनफेड फार्मर ने, किसान ने एक कपास लगाना चाहिए। और इरिगेटेड फार्म जो है, इसमें 1 जून से हम लोग कपास लगा सकते हैं। ये अलग अलग स्पेसिंग के ऊपर प्लांट पॉपुलेशन है जो हम लोग बात कर रहे हैं। जो स्प्रेडिंग टाइप वैरायटी यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए स्पेसिंग अलग है। जो इरेक ग्रोइंग वैरायटी यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए स्पेसिंग अलग है। जिसका ज़मीन मीडियम टू हेवी है उसके लिए स्पेसिंग अलग है। लाइट और मार्जिनल सॉइल के लिए स्पेसिंग अलग है। तो हम लोग कॉटन मिशन 1.0 में रेनफेड फार्मिंग के लिए स्पेसिंग जो दे रहे हैं, 4/1 पे हमारी पौधे की संख्या होगी 10,890 हो जाएगी। 4/1.25 पे 8,712 हो जाएगी। 3/आधा पे 19,997 हो जाएगी। और 3/1 पे 14,520, करीबन 15,000 पौधे इसमें लग जाने वाले हैं। इरिगेटेड कॉटन में हम लोग दे रहे हैं कि 5/1.25 स्टेट ग्रोइंग वैरायटी के लिए, इरेक ग्रोइंग के लिए, 5/1.5, 4.5/1.5, 4/1.5 और 4/1.25 इरिगेटेड कॉटन के लिए। फिर भी हमारे पॉपुलेशन जो है 8,712 से लेकर 7,000 प्लांटेशन हमारा लग रहा है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ये स्ट्रैटेजी समझ लेना चाहिए कि क्या स्पेसिंग पे कितना पौधे, कितने नंबर ऑफ बोल चाहिए और कितना आपका टारगेटेड यील्ड है। टारगेट यील्ड देखिए आपको टारगेट यील्ड यदि आपका 10 कुंटल है तो
बहुत सारे किसान अभी भी 4x4 4x3 पे लगाने वाले किसान है हम महाराष्ट्र में, 4x2 पे भी लगाते हैं। तो नंबर ऑफ बोल्स की जो संख्या जो है उस तरह से बढ़ने वाली है। करीबन 4x3 का स्पेसिंग रखते हैं तो 3096 प्लांट लगने वाले हैं। 10 क्विंटल की उसको 69 बोल चाहिए उसको 69, और 4x1.5 लगाता है तो 7260 पौधे लग जाएंगे, और 34 उसको बोल चाहिए 10 क्विंटल के लिए पर एकड़ में। यदि वो 3x1.25 रखता है तो करीबन 11616 पौधे लग जाएंगे, और नंबर ऑफ बोल जो है वो 21 ही चाहिए। यदि 15 क्विंटल रखना चाहता है तो 4x1 पे उसको 35 ही बोल चाहिए, और 3x1.25 के लिए पे 32 बोल चाहिए उसको। इसी तरह से नंबर ऑफ बोल्स की संख्या, ये 4 ग्राम का एवरेज बोल पकड़ा है। जैसे कल हमारे रवि भाऊ बता रहे थे, दफ्तरी जी यहाँ पर बैठे हुए दफ्तरी जी, कल उन्होंने जिक्र किया था 6 से 7 ग्राम का बोल आता है वेट, लेकिन हमने कैलकुलेशन करते समय में केवल 4 ग्राम का ही एवरेज किया है, एवरेज। और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वैरायटी सिलेक्शन करते समय? अब रेडफीड फार्मर के लिए जो है वैरायटी शॉर्ट ड्यूरेशन की सिलेक्शन करना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन 140-150 दिन की वैरायटी सेलेक्ट करना चाहिए। इरे ग्रोइंग वैरायटी, कॉम्पैक्ट वैरायटी रखना चाहिए, और अर्ली मैच्योरिटिंग चाहिए। देयर शुड बी नो कंपैरिजन। जो इरिगेटेड कॉटन और रेनफेड फार्मर, जिसमें कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन रखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि रेनफेड फार्मर के पास रिसोर्सेज कम है, उसका पॉकेट साइज छोटा है उसका। तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके प्लांट के ऊपर 70-80 बोल आना चाहिए, क्योंकि रेनफेड फार्मर भी 60-70 बोल की अपेक्षा करता है। ये ध्यान में रखिए आप। तो ये रेनफेड फार्मर के लिए करीबन 15 से 25 बोल उसको भी आ जाएंगे, तो भी टारगेट यील्ड जो 10 से 15 क्विंटल का टारगेट है तो मिल सकता है उसको। इरिगेटेड कॉटन के लिए ठीक है, आप मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है, और वो उसको स्कोप है कि वो फैलने वाली वैरायटी भी यूज़ कर सकता है, या सीधे बढ़ने वाली वैरायटी भी वो उसको उपयोग कर सकता है। सीड का साइज़ देख सकते हैं आप। सीड का साइज़ देखने के बावजूद भी इतना वॉल्यूम पानी का उपयोग करते हैं, शायद ये नॉर्थ जोन के लिए किसान समझ सकते हैं। इसमें एफिशिएंसी देखेंगे तो फ्लड में एफिशिएंसी केवल 30 से 40% है। क्या हो गया? पीछे जाता हूँ ना, हाँ। ये इरिगेशन की एफिशिएंसी है, क्योंकि इरिगेशन ये लाइफलाइन है फसल की। तो 30 से 40% फ्लड इरिगेशन की है। लॉन्ग फॉरो की जो एफिशिएंसी 40 से 45 है। स्प्रिंकलर की जो है करीबन 70 से 85% है, और टपक सिंचाई की एफिशिएंसी करीबन 90 से 95% तक है। ये टपक सिंचाई, इसके साथ में आपको फर्टिगेशन के लिए फर्टिलाइजर टैंक भी दिखा हुआ है। पूरे इंडिया के बारे में देखते तो माइक्रो इरिगेशन का एडॉप्शन कितना हुआ है। करीबन हम लोग 1985 से काम कर रहे हैं। हमारा जो टास्क फोर्स है उनका जो उन्होंने जो निकाला था कि हमारे इंडिया में पोटेंशियल कितना है माइक्रो इरिगेशन के लिए, वो है 69 मिलियन हेक्टर, और 69 मिलियन हेक्टर से हमारा एडॉप्शन कितना हुआ है 16.6 मिलियन हेक्टर। तो लाख में बोलेंगे तो 167 लाख हेक्टर हुआ है माइक्रो इरिगेशन में, जिसमें टपक सिंचाई 76 लाख है, और स्प्रिंकलर में 90 लाख है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा माइक्रो इरिगेशन का एडिशन कौन से राज्य में है? तो राजस्थान में है। यस, माइक्रो इरिगेशन है भाई, तो राजस्थान नंबर 1 पर है सूक्ष्म सिंचाई अपनाने में। तो ये महाराष्ट्र में कॉटन का देखिए सबसे हाईएस्ट एडॉप्शन है, 5,82,000। सर अमंग ऑल क्रॉप्स सबसे ज़्यादा एडॉप्शन कपास में ही है, टपक सिंचाई का।
अब आप सोच रहे कि भाई आपको ड्रिप एक्सरसाइज का अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसको टेक्नोलॉजिकल यूज़ करना चाहिए, ना कि हार्डवेयर। क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उसका फील्ड का सर्वे होता कि वाटर सोर्स क्या है, उसके अनुसार आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, और सिस्टम का इंस्टॉलेशन जो है डिज़ाइन के अनुसार होना चाहिए, और क्रॉप का वाटर रिक्वायरमेंट मालूम होना चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट के अनुसार ही टपक सिंचाई चलाना चाहिए आपको। इस तरह से ये बेसल डोज जो हम लोग बैलेंस डोज की बात कर रहे हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन में ये बेसल डोज होना ज़रूरी है। देखिए इसमें बोल वेट देखेंगे तो 65 to 68% जो वेट है ये आपको जो मिल रहा है करीबन सीड का है, और लीन जो है 32 से 35% है। बेसल डोज में हम लोग 10-26-26 25 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 15 किलो, सल्फर 10 किलो, जिंक सल्फेट 5 किलो, फेरस सल्फेट 5 किलो और बोरेक्स 2 किलो, ये नीम की खली 100 किलो नीम की खली में मिक्स करके देना है आपको, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसका? नीम केक का। नीम केक जो है, जो हम लोग यूरिया को कोटिंग करते हैं, ये किसी को कोटिंग करते हैं तो उसका लीचिंग नहीं होगा। जैसे बारिश हो जाती है तो लीचिंग नहीं होगा उसमें, और नाइट्रोजन जो है धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा पॉजिटिव। ये टपक सिंचाई के लिए लगने वाली इनलाइंस है, जिसको गवर्नमेंट को 90% सब्सिडी देती है। तो सब्सिडी के लिए ये इनलाइन है। जैंट टर्बो एक्सेल फ्लैट ट्रिपर है, और सिलिंड्रिकल ट्रिपर भी ये जैंट टर्बोलाइन सुपर है। जिनको कम खर्चे वाली चाहिए, जैसे कल आप लोग थे क्या? हेलो, कल हमारे रस्तोगी साहब आए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग पे हमको कपास पे जाना है, तो ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जाना जरूरी है। और ड्रिप इरिगेशन में जाएंगे अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग में, तो स्पेसिंग बहुत कम है, तो सिस्टम का कॉस्ट ज़्यादा आएगा, तो इसलिए लो कॉस्ट सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो लो कॉस्ट सिस्टम में ये ऑप्शन आपके पास में, ये जैंट टर्बो स्लिम है या क्लास 1 है, जिसका कॉस्ट बहुत कम है। तो कम कॉस्ट की सिस्टम भी मार्केट में अवेलेबल है। लाइफ नहीं सही, वर्जिन मटेरियल है ये, जैसे हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, और यूनिफॉर्मिटी रहेगी। सब्सिडी में भी जो ट्रिपर है वही ट्रिपर इसमें लगाया है, 5 स्टार रेटिंग का ट्रिपर है। 4 लीटर का ट्रिपर है तो इसमें भी 4 लीटर पानी देने वाला है, इसमें पानी कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। कॉस्ट कटिंग जो है थिकनेस कम होती केवल, लेकिन मटेरियल तो वर्जिन ही रहता है। लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथीलीन वो वर्जिन होता है। और उर्वरक देने के लिए जो मैंने बताया था फर्टिगेशन के लिए, पानी में घुलने वाले उर्वरक का उपयोग कीजिए। जैसे आपका नाइट्रोजन के लिए यूरिया का उपयोग कीजिए, वो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर है, बल्क फर्टिलाइजर है। पोटैश के लिए सफ़ेद पोटैश का उपयोग कीजिए। और फास्फोरस के लिए हमने बेसल डोज फास्फोरस का यूज किया 10-26-26 के माध्यम से। बचा फास्फोरस जो है वो फॉस्फोरिक एसिड से उपयोग कीजिए या 12-61-0 से उपयोग कीजिए। आपका कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएगा। ध्यान में रखिए, जितना भी उर्वरक आप डाल रहे हैं बोरी के बोरी, उससे कम ही क्वांटिटी लगने वाली है इसमें, इससे क्वांटिटी कम लगने वाली है, और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहने वाली है। इसकी एफिशिएंसी 90% रहने वाली है। तो कितना चाहिए पानी हमें? इतना ही चाहिए गीला होने का, चार्ज ही बस। चाय का प्लेट 500 ml पानी चाहिए। ये देखिए डिफरेंस देखिए, रेनफेड कॉटन और ड्रिप इरिगेटेड कॉटन में, प्री मानसून कॉटन एंड नॉर्मल प्लांटिंग कॉटन, दोनों में डिफरेंस देखिए आप। फील्ड तो सेम ही है।
ये देखिए कॉटन क्रॉप बिल्कुल यूनिफॉर्म अंडर ड्रिप फर्टिगेशन। ये भी देखिए आप रेनफेड कॉटन वर्सेस ड्रिप इरिगेटेड कॉटन। ये देखिए ये बंदा कौन है? रेज बेड मल्चिंग फिल्म ड्रिप फर्टिगेशन वर्सेस ये विदाउट मल्चिंग वाला, दोनों में डिफरेंस देखिए आप, उसका विगर देखिए। ये रेनफॉल और कॉटन क्रॉप की ग्रोथ ये मिसमैचिंग है ये। हाँ हाँ, थोड़ा आपके सवाल बाद में दे दूँगी, जवाब दूंगा मैं, मुझे ख़त्म कर लीजिए। ये रेनफॉल और कॉटन ग्रोथ के जो है मिसमैचिंग है, क्योंकि कॉटन का जो बोल डेवलपमेंट की स्टेज जो है उस समय में बारिश जो है विड्रॉल हो जाती है और आगे 2 महीने उसको पानी नहीं मिलता मॉइस्चर ज़मीन में, इसलिए उसका यील्ड कम आता है। तो ये देखिए रेनफॉल पैटर्न जो है अभी बदल रहा है, जून में 20%, जुलाई में 35% और ग्रोथ स्टेजेस भी बनती है उसमें। सितंबर 20% बॉल सेटिंग और बॉल डेवलपमेंट का स्टेज है, और बॉल डेवलपमेंट के स्टेज में मॉइस्चर नहीं ज़मीन में, और ये बॉल बस्टिंग कॉटन पिकिंग में मॉइस्चर ज़मीन में नहीं है। इस तरह से आपका मॉइस्चर ज़मीन में नहीं होने के कारण आपका प्रोडक्शन कम आता है इसमें। नवंबर दिसंबर में मॉइस्चर भी कम रहता है ज़मीन में। स्किप करता हूँ मैं। ये टपक सिंचाई का उपयोग करने से कपास में करीबन 50% से 200% तक का उपज बढ़ा है। पानी की बचत 50% है, बिल्कुल एक जैसा पानी और खाद मिलेगा, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी पानी की और उर्वरक की। पर्याप्त मात्रा नमी हमेशा बनी रहने के कारण आपका जो स्क्वायर और ड्रॉप फ्लावर का ड्रॉप कम होता है, और जो वैरायटी हम यूज़ करते हैं उसका जेनेटिक पोटेंशियल एक्सप्लोर करते हैं, तो ये बीड्स का ग्रोथ कम होता है उसमें, और कम समय में ज़्यादा इरिगेट कर सकते हैं इसमें। कम पानी में, कम बिजली में, कम समय में ज़्यादा एरिया इरिगेट कर सकते हैं। ये हम लोग IoT की बात कर रहे हैं, IoT और AI की बात करेंगे तो इसको हमको ज़रूरी है ये। इसमें सेंसर लगेंगे, टाइम बेस और वॉल्यूम बेस सेंसर लगेंगे, क्योंकि इसका अभी बोलबाला ज़्यादा हो रहा है IoT टूल्स का और AI का। तो मतलब कपास में भी जैसे कल प्रसाद साहब ने जिक्र किया था, AI बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पिंक बोलवर्म। तो पिंक बोलवर्म के लिए साथ में हम लोग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेशन के लिए जाएंगे, बिल्कुल वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो वेरी प्रिसाइजली हम यूज़ करेंगे इसमें। ये आपका पंप ऑपरेट करेगा, बैकवाश करेगा फिल्टर का, उसके बाद में आपका ये फर्टिगेशन भी करेंगे, ECPS मॉनिटरिंग करेंगे, फर्टिगेशन का इरिगेशन का शेड्यूलिंग देंगे, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग के वॉल जो है वो भी करेंगे सब ये AI टूल के माध्यम से करेंगे सब। ये ऑटोमेशन जो है टाइम बेस्ड, वॉल्यूम बेस्ड और सेंसर बेस्ड रहेंगे। सेंसर बेस में सॉइल मॉइस्चर रहेंगे या लीफ वेटनेस सेंसर रहेंगे। पत्ते के पीछे भी हम लोग सेंसर लगा सकते हैं, या आप सबका ऑरेंज के लिए भी कर सकते हैं। ऑरेंज के लिए लीफ वेटनेस सेंसर जो है पत्ते के पीछे सेंसर लगाएंगे तो एक्यूरेट पानी के दे सकते हैं हम लोग संतरे के लिए। इस टाइप का ये टाइम बेस्ड सेंसर है, ये वॉल्यूम बेस है, ये वॉल्यूम बेस भी हम लोग कर सकते हैं, या इसमें सॉइल मॉइस्चर सेंसर और लीफ वेटनेस सेंसर। पत्ते के पीछे सेंसर लगाइए आप, पत्ते में जिसका पानी कम हो जाएगा तो सेंसर को इंडिकेशन जाएगा, कंट्रोलर इरिगेट करेगा उसको। हम लोग कपास में भी कर सकते हैं इसको।
इसकी अलग अलग अवस्था है कपास की। इसकी अलग अलग अवस्था के अनुसार ही आपको पानी और उर्वरक का मैनेजमेंट करना चाहिए, जिसमें हम लोग कम बचत लगा रहे हैं। ये पौधे का अवस्था देखिए और कितना पानी दिया उसको। तो कपास में पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। जून में प्लांटिंग करते हैं तो 1 लीटर ही पानी की ज़रूरत है, जुलाई में 2.5 लीटर, अगस्त में 2 लीटर, सितंबर में 3 लीटर करीबन, अक्टूबर में करीबन 3.5 लीटर पानी की ज़रूरत है, और नवंबर में 2 लीटर पानी देके पानी बंद कर दीजिए उसको। ये पानी की और फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी 90% मिलेगी तो आपको निश्चित रूप से कपास का उपज ज़्यादा मिलेगा आपको। तो ये कपास का सीड का वेट बढ़ाने के लिए हम लोग बैलेंस न्यूट्रिशन देंगे तो सीड का वेट बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आपका किसान को फायदा होगा उसको। तो ये ड्रिप इरिगेशन के फ़ायदे जो है बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि कपास का जो ग्रोथ है बिल्कुल एक्सटर्नल यूनिफॉर्म रहती है, और पत्ते में जो स्क्वायर की संख्या ज़्यादा मिलती है, ड्रॉपिंग नहीं होता, उसका नंबर ऑफ बॉल ज़्यादा मिलते हैं, बॉल का साइज भी ज़्यादा मिलता है, बॉल को वेट भी ज़्यादा मिलता है, और सीड का वजन भी बढ़ता है इसमें, और लिंट का क्वालिटी और फाइबर क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। जैसे कि जीनर्स को इंटरेस्ट है फाइबर की क्वालिटी का, तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, और क्रॉप को फसल का उपज भी ज़्यादा मिलेगा आपको। तो न्यूट्रिगेशन में ये 2 है, भी एडवांस टेक्नोलॉजी न्यूट्रिगेशन है, फर्टिगेशन की टेक्नोलॉजी हो गया। तो गिरीश जी मुझे बता रहे कि रुकना चाहिए, तो क्योंकि जाएंगे। तो ये एफिशिएंसी देखिए आप, जब हम ड्रिप के माध्यम से देंगे तो 95% एफिशिएंसी मिलेगी आपको। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरह से रहेगा, ड्रिप के माध्यम से देंगे तो। ये इंजेक्टर है, वेंचुरी है, फर्टिलाइजर टैंक है, न्यूट्रीकेयर है, डोजिंग पंप है। ये फर्टिगेशन का शेड्यूल है जो बार बार हम लोग किसान मांगते हैं हमारे पास। जैसे भी कपास का जर्मिनेशन हो जाता है तो उससे पहले 15 दिन जो है बहुत ही क्रूशियल होते हैं। उसमें यूरिया का करीबन 2 किलो का उपयोग कीजिए, 12/1 1.5 किलो, सफ़ेद पोटाश 250 ग्राम। 22 से 60 दिन का जो है रिप्रोडक्टिव फेज़ है, इसमें यूरिया 3 किलो, 12/1 2 किलो, वाइट पोटाश 840 ग्राम, और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो 250 ग्राम देना है। 61 से 100 ग्राम जो है ये बॉल डेवलपमेंट का स्टेज है, इसमें यूरिया 3.25 किलो, 12/1 1 किलो करीबन, सफ़ेद पोटाश 1 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम, और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट 250 ग्राम 250 ग्राम जो है। मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग जो है आपको करना है 100 से 125 दिन का जो है, उसमें यूरिया 2.5 किलो, वाइट पोटाश 2.25 किलो, और मैग्नीशियम सल्फेट जो है आधा किलो, और चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है हफ्ते में 2 बार 250 ग्राम देना है आपको। ये फर्टिगेशन का ट्रेनिंग हम लोग किसानों के खेत में भी देते हैं, जाके करके भी दिखाते हैं उनको कि कैसा फर्टिगेशन करना चाहिए। फर्टिगेशन करने के बाद ज़्यादा पानी मत दीजिए, 5 मिनट में आपका सिस्टम बंद होना चाहिए। यदि लंबा समय तक हम इरिगेशन करते हैं तो जो भी फर्टिलाइजर हमने ड्रिप के माध्यम से कपास को दिए हैं वो नीचे निकल जाएंगे, और पौधे के जड़ क्षेत्र के पास केवल पानी ही बचेगा। इसलिए फर्टिगेशन किसी फसल में करते होंगे तो 5 मिनट के बाद आपका पंप बंद होना चाहिए, तभी आपका फर्टिलाइजर जो है वो रूट जोन में रुकेंगे। और फर्टिगेशन हमेशा देखिए, फर्टिगेशन सुबह मत कीजिए कभी भी, फर्टिगेशन सुबह कभी भी नहीं करना चाहिए। फर्टिगेशन आफ्टरनून करना चाहिए 3-4 बजे के बाद, क्योंकि सुबह करते हैं तो पानी ठंडा रहता है, रूट जोन में टेम्परेचर कम रहता है, एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। दोपहर में करेंगे तो फर्टिलाइजर पूरे घुल जाएंगे उसमें, और रूट जोन में टेम्परेचर भी अच्छा रहता है। जब 22 से 28 डिग्री टेम्परेचर रूट जोन में रहता है तो न्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन ज़्यादा रहता है कभी भी, हमेशा। तो ये सारे वाटर से फर्टिलाइजर हम ग्रेड के माध्यम से दे सकते हैं, फर्टिलाइजर के माध्यम, टपक सिंचाई के माध्यम से। फोलियर फीडिंग, चाहे किसान कपास जो है इरिगेटेड हो या रेनफेड हो, ये इसका भी छिड़काव करते हैं ना, तो अब भी आपको 10 से 15% उपयोग आपका उपज बढ़ेगा। पहले महीने में 19-19 का छिड़काव कीजिए। ये देखिए
पहले 30 दिनों में आपको 19-19 का छिड़काव करना है। उसके बाद में आपको रिप्रोडक्टिव फेज में 13-40-13 ग्राम का छिड़काव करना है 60 ग्राम। बॉल डेवलपमेंट की स्टेज में 0-52-34 का छिड़काव करना है 60 ग्राम। और बॉल मैच्योरिटी स्टेज में करना है आपको छिड़काव 0-45-75 ग्राम। इस तरह से आपको ये फोलियर फीडिंग जो है टपक सिंचाई के अलावा इसका छिड़काव करते हैं तो करीबन आपका 10 से 15% उपज गारंटी से बढ़ेगा आपका, क्योंकि इसी से रेनफेड कपास जो है अंडर स्ट्रेस कभी भी नहीं आएगा। न्यूट्रिशन का स्ट्रेस कभी भी उसको आएगा नहीं रेनफेड कपास को, इसलिए वो अलग अलग स्टेजेस में उसको फोलियर फीडिंग जो है घुलने वाले उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए। ये देखिए कपास, ये देखिए ड्रॉपिंग, ये फिजियोलॉजिकल ड्रॉपिंग हमेशा होती है कपास में। ज़्यादा उपज क्यों नहीं मिलता आपको कि आपका ड्रॉपिंग ज़्यादा हो जाएगा, और पहला फ्लश यदि गिर जाता है ना तो आपको उपज कम आना ही आना है, ध्यान में रखिए। इसलिए पर पहला फ्लश कभी भी गिरना नहीं चाहिए, ध्यान में रखिए। तो ये कब होता है? ज़्यादातर जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में ये हमेशा होता है। जब ये क्लाइमेट चेंज होता है उस समय में ड्रॉपिंग ज़्यादा होता है। उस समय में आपको छिड़काव करना है कैल्शियम नाइट्रेट का, या टपक सिंचाई से कैल्शियम नाइट्रेट दीजिए या कैल्शियम नाइट्रेट का छिड़काव कीजिए, ड्रिप के माध्यम से कैल्शियम नाइट्रेट दीजिए या छिड़काव कीजिए। दूसरा प्लानोफिक्स, हाँ सबकी जगह हमारे भी होता है भाई, सब जगह होता है कपास। यहाँ पे कोई किसान तो मुझे बताए कि यहाँ पे होता नहीं है, ऐसा सब जगह पे होता है। दूसरा ध्यान में रखिए कि उस समय में हमको अल्फा नैप्थेलिक एसिटिक एसिड जो है प्लानोफिक्स का छिड़काव कीजिए 15 लीटर पानी में 5 मिली, 15 लीटर पानी में 5 मिली का छिड़काव कीजिए। भागीरथ जी, प्लानोफिक्स 5 मिली 15 लीटर पानी में छिड़काव करना है तो आपका जो एब्सेसिक लेयर जो तैयार होता है ड्रॉपिंग के लिए, अब देखिए ड्रॉपिंग कैसा होता है, जब हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, ज़मीन में मॉइस्चर कम होता है, कम ज़्यादा हो जाता है, क्लाइमेट का चेंज होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है सडनली, तो हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। वैसे प्लांट में इनबिल्ट हार्मोन्स होते ही है, ये हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है तो जो आपका जो स्क्वायर का जो पिट्योल है उसको जो रेट बोलते हैं, वहाँ एक एब्सेसिक लेयर तैयार हो जाता है। एब्सेसिक लेयर तैयार हो गया तो उससे ड्रॉपिंग हो जाता है। ये ड्रॉपिंग ना हो इसलिए हार्मोन का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए हम ड्रिप के माध्यम से उर्वरक देते रहते हैं, प्लांट में इनबिल्ट हार्मोन बनते रहते हैं, और मानो कहीं चेंज हो जाता है तो प्लानोफिक्स का स्प्रे करने से मेंटेन हो जाता है वो। इसलिए ये प्लानोफिक्स है। इसके बाद में ये देखिए क्रॉप, देखिए कॉटन क्रॉप मल्चिंग के ऊपर रेस बेड के ऊपर लगा हुआ है। ये चमत्कार है मेपिका क्लोराइड, इसका भी उपयोग बहुत समय पे होना चाहिए। जैसे हम लोग जो पीजीआर का उपयोग एसडीपीएस में करना चाहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट समय इसका, और समय तय करेगा आपकी कौन सी वैरायटी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 40 दिन के बाद उसको छिड़काव करना है। भागीरथ जी, एसडीपीएस में भी करना है तो ऐसा नहीं है कि 40 दिन के बाद इसको छिड़काव करना है या 35 दिन के बाद छिड़काव करना है। इसकी स्टेजेस जो है वैरायटी का ड्यूरेशन के अनुसार चेंज होने वाली है। आप कौन सी वैरायटी यूज़ करने वाले हैं, उसका ड्यूरेशन क्या है, कौन से दिन में उसका वो स्टेज आने वाली है, उसी समय में करना चाहिए। दूसरे किसान क्या करते हैं, ऊपर से मेपिका क्लोराइड का स्प्रे भी करते हैं और नीचे से यूरिया भी देते हैं। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, आपको ग्रोथ चेक करना है तो नाइट्रोजन स्टॉप करना पड़ेगा आपको, ध्यान में रखिए। और इसका कॉन्संट्रेशन पहले इनिशियल स्टेज में 1 ml रखना है, और सेकंड स्प्रे करने की ज़रूरत पड़े तो 1.5 ml लीजिए। और दूसरा प्लांट का हाइट कितना होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कपास का हाइट कितना होना चाहिए। रेनफेड का कपास है वर्षा के आधारित, तो कपास का हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 फीट होना चाहिए, 2.5 से 3 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। आपका एसडीपीएस का हाइट कितना है देखिए,
2 फीट से ज़्यादा नहीं है, तो 3 फीट मैक्सिमम। और जो ड्रिप इरिगेटेड जो है वो 1.5 करीबन 4 फीट तक, 4 साढ़े 4 फीट, नहीं तो 7 फीट 8 फीट भी कपास हो जाता है, ऊपर उसको 6 क्विंटल आता है। तो क्या मतलब है उसका? हाँ, तो आपको कपास नहीं चाहिए, नहीं, इनको कपास नहीं चाहिए, डंठल चाहिए। नहीं भाई साहब को कपास नहीं चाहिए, उनको डेंटल चाहिए, डेंटल, जो बताया था उन्होंने, मनोज जी ने बताया था। ये 240 का इफेक्ट बहुत जगह पे नज़र आता है, पत्ते पर लंबे हो जाए, आपने देखा था ना 240 का इफेक्ट। ये इस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए। ये देखिए नंबर ऑफ बोल्स और बोल का साइज देखिए, अंडर ड्रिप फर्टिगेशन कैसा होता है। ये देखिए, ये जो हम लोग रेगुलर फर्टिगेशन करेंगे तो हर जो कॉटन पिकिंग करते हैं सब में हर जगह पे आपको ऐसा ही मिलेगा। पहले पिकिंग को, दूसरे पिकिंग को, तीसरे पिकिंग को बोल साइज सेम रहेगा। लेकिन रेनफेड कॉटन में या जैसे हम लोग 2 बार फर्टिलाइजर करेंगे, बाद में फर्टिलाइजर नहीं देंगे, तो जैसे हम लोग पिकिंग आगे बढ़ेंगे तो उसका बोल का वेट कम होती जाएगा, बोल का साइज कम होती जाएगा आपका। जैसे उसको न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो उसका बोल साइज का साइज भी कम हो जाएगी और बोल का वेट भी कम होते जाएगा। ये छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये बोल हो गया। चलो कमिंग टू